सावयव वस्तु किसी निरवयव वस्तु में विश्रांति लेती है। सावयव वस्तु का विश्रांति किसी निरवयव वस्तु में ही मान्य होता है, अन्यथा अनवस्था दोष होती है। जैसे घट सावयव है क्योंकि वह कपालद्वय संयोग से निष्पन्न होता है, वो यह कपाल भी सावयव है क्योंकि यह मृतपिंड से बनता है। मृतपिंड भी सावयव है क्योंकि वह भी चूर्णपुंज ही है। यानी कि घट सावयव है क्योंकि वह कपालद्वय संयोग से बनता है, निष्पन्न होता है। यह कपालद्वय भी सावयव है क्योंकि वह मृतपिंड से बनता है। मृतपिंड भी सावयव है क्योंकि वह भी चूर्ण पुंजमय ही है। चूर्ण भी सावयव है, चूर्ण भी सावयव है क्योंकि वह भी त्रसरेणुमय है। चूर्ण भी सावयव है क्योंकि वह त्रसरेणुमय है। त्रसरेणु भी सावयव है क्योंकि वह दो अणुओं से बनता है। दो अणु भी सावयव है क्योंकि वह दो परमाणुओं से बनता है। वह परमाणु निरवयव है। यदि उसे भी सावयव मानेंगे तो अनवस्था होगा। इस तरह घटादि में भी समझना चाहिए। अब स्थूलता के साथ ही संसार में सूक्ष्मता का भी अत्यंत महत्व है। जो जल आज बर्फ या नीलमणि के रूप में स्थूल रूप से उपलब्ध हो रहा है, वही कभी बादल और उससे भी पहले सूर्य की रश्मियों में था। सूर्य रश्मि का वह नगण्य कण जिसे परमाणु कहा जा सकता है, सूर्य रश्मियों का वह नगण्य कण जिसे परमाणु कहा जा सकता है, उसका पांचवा हिस्सा स्पष्ट न मात्र था। स्थूलता के साथ ही संसार में सूक्ष्मता का भी अत्यंत महत्व। जो जल आज बर्फ या नीलमणि के रूप में स्थूल रूप से उपलब्ध हो रहा है, वही कभी बादल और उससे भी पहले सूर्य की रश्मियों में था। सूर्य की रश्मियों का वह नगण्य कण जिसे परमाणु कहा जा सकता है, उसका एक पांचवा हिस्सा स्पर्श तन मात्रा था। उसके अल्पांश में वायु थी और वायु के अल्पांश में प्राण, उसके अल्पांश में वायु थी और वायु के अल्पांश में प्राण के अल्पांश में मन और मन में ब्रह्मांड था। फिर ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि प्राणी और मन थे। उन मनों में फिर उसी तरह ब्रह्मांड की सत्ता होती। इस तरह एक सूक्ष्म बट बीज कणिका में महान बट वृक्ष का अस्तित्व और उस बट वृक्ष में अपरिगणित बीज कणिका का अस्तित्व। उन कणिकाओं में अनंत बट वृक्ष का अस्तित्व एक साधारण सी बात है।